हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, इस चैप्टर का, सॉरी। तो यहाँ पे ये वाला मैं ना दोबारा आपको बता देती हूँ, कई बच्चों को नहीं समझ आया। जैसे कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाइज। स्टिमुलाइज का मतलब होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं या जस्ट उस टाइम सडनली जो चेंज हुआ है उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स क्या हुआ, उसको स्टिमुलाइज बोला जाता है। यानी कि बाहर से कोई प्रतिक्रिया हुई और उसके बदले में आपने कोई क्रिया करी, या बाहर से कोई क्रिया हुई उसके बदले में आपने जो प्रतिक्रिया दी उसको हम स्टिमुलाइज कहते हैं। तो जैसे कि आपको किसी ने आवाज़ दी तो आप उसी साइड देखने लग जाते हो जहाँ से आवाज़ आती है, या आपका जो हाथ होता है गलती से किसी गर्म चीज़ से पड़ जाता है तो आप एकदम से हाथ को पीछे खींच लेते हो। तो यानी कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बदले में आप क्या रिस्पांस दे रहे हो, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या रिस्पांस कर रहा है, उसी को स्टिमुलाइज बोला जाता है। ठीक है, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे दे रखा है उन्होंने, हाउ डू यू रिस्पॉन्स इफ़ यू सडनली स्टेप ऑफ अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्रॉन। यानी कि भी किसी तीखे या नुकीली चीज़ पे आपका हाथ या पैर पड़ जाए तब क्या होता है। वाइल द वर्किंग बेयर फुट, जब आप नंगे पैर चलते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी इन द थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, जब आप अपने किसी फेवरेट फूड को देखते हैं तब आपके साथ क्या होता है। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू द ब्राइट सनलाइट, या फिर आप अंधेरे से एकदम किसी सनलाइट पे आते हैं, या फिर आप सो रहे होते हो और अंधेरे में तो सडनली कोई लाइट जला देता है, तब क्या होता है। व्हाट हैपन, यूर आइज शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट द चेंजेस ऑफ ब्राइट सराउंडिंग। होता है कि जब ऐसे आप अंधेरे में सो रहे होते हो, सडनली कोई आके लाइट जला देता है तो आप ना अपनी आंखों को एडजस्ट करके धीरे धीरे खोल रहे होते हो, या फिर क्या होता है आप अंधेरे से एकदम रोशनी में आते हो, ब्राइट लाइट में आते हो, तब आपकी आंखें क्या होती है अपने आप थोड़ी सी क्लोज हो जाती है, बंद सी हो जाती है। तो क्या हो रहा था कि भाई जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आया, कि भाई अंधेरे से आप रोशनी में आए, तो उस चेंजेस के प्रति आपकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स किया, उसी को हम स्टिमुलाइज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड द टर्न इन अबव सिचुएशंस आर द सम एग्जांपल ऑफ द चेंजेस इन योर सराउंडिंग। यानी कि किसी नुकीली चीज़ पे आपका पैर या हाथ लग जाना, या फिर आप किसी अंधेरे से ब्राइट जगह में आ रहे हैं, या आपके सामने आपका फेवरेट फूड आता है, तो ये चीज़ें जो है सडनली होती हैं जैसे, तो आपकी बॉडी जो है वो क्या रिस्पॉन्स देती है। तो जैसे कि आपके सामने फेवरेट फूड आता है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती है स्टिमुलाइज में आती हैं। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है स्टिमुलाइज की, कि सिचुएशंस आर द सम एग्जांपल फॉर द चेंजेस इन योर सराउंडिंग। ऑल ऑफ द अस रिस्पॉन्स इमीडिएटली टू सच अ चेंज। यहाँ से आप ले लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन ले सकते हो। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्स immediately to such changes in our surrounding that make us response to them are called a stimuli। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट में एकदम से जो सडनली चेंजेस आते हैं उसके प्रति हम लोग जो रिस्पॉन्स देते हैं उसी रिस्पॉन्स को ही कहा जाता है स्टिमुलाइज। तो सभी जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो स्टिमुलाइज करते हैं। डू यू अदर एनिमल्स आल्सो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाइज। हाँ जी, करते हैं जी, और एनिमल्स भी जो होते हैं वो करते हैं। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल व्हेन फूड इज़ अ सर्व टू देम। जब आप इनको फूड सर्व करते हैं तो एकदम खाने की तरफ को आ जाते हैं, खाना देख के आपकी तरफ को आ जाएंगे। फाइंड देम टू सडनली बिकमिंग एक्टिविटी ऑन सीइंग द फूड। ठीक है, व्हेन यू मूव टूवर्ड बर्ड्स व्हाट डज इट। जब किसी आप बर्ड्स के पास जाते हैं तो क्या होता है, वो उड़ जाता है ना, या पीछे हट जाता है। डू यू वाइल्ड एनिमल रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इन फ्लैश टूवर्ड। या फिर आप किसी जंगली जानवर के आगे अगर आप लाइट करें, ब्राइट लाइट डालें, तो वो क्या करता है, बड़ी तेज़ी से भागने लगता है जंगल की तरफ को। सिमिलर टू कॉकरोच बीइंग टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेस। ऐसी जैसे कि भी आप अपने घर में किचन में जाते हैं, रात को लाइट जलाते हैं, तो एकदम से जो कॉकरोच इकट्ठे हो रखे होते हैं अंधेरे में, वो फटाफट से अपने जहाँ से वो आए हुए होते हैं, यानी कि जो भी उनके हाइडिंग प्लेस होते हैं, वो वापस वहीं पे भागने लग जाते हैं। तो यानी कि ये क्या करें, स्टेबलाइज करें कि जैसे अंधेरा हुआ तो बाहर निकल के आ गए अपने हाइडिंग प्लेस से। जैसे आप किचन में गए, लाइट ऑन करी, तो वैसे ही वो क्या होते हैं, फटाफट से भागने लग जाते हैं अपने वापस हाइडिंग प्लेस पे। तो ये सब क्या होता है, स्टेबलाइज में आता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं।
ठीक है। ऐसे प्लांट के बारे में भी आप कह सकते हो, प्लांट में जैसे कि आप प्लांट खड़ा हुआ है आराम से, ठीक है, आप आए और आपने उसको थोड़ा सा टच किया तो उसकी पत्तियां जो होती है ना वो हिलने लग जाती है, या हवा जो होती है, हवा चलती है तब भी क्या होती है, प्लांट्स जो है उसकी पत्तियां जो होती है हिलने डुलने लग जाती है। तो इसका मतलब प्लांट्स भी क्या करते हैं, स्टिमुलाइज करते हैं। तो डू प्लांट डू आल्सो द रिस्पॉन्स टू सिम्बलाइज फ्लावर ऑफ सम प्लांट ब्लूम, जैसे कि देखो कई प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो रात को खिलते हैं, यानी कि जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही वो खिलने लग जाएंगे। और कुछ प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो सूरज के उगने पर खिलते हैं। तो यानी कि वही कि भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो वो भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे कुछ फ्लावर होते हैं मॉर्निंग में खिलते हैं जब सूरज आता है, और जब सूरज चला जाता है तब वो वापस क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो ये सब आपका सिम्बलाइज में आएगा, ठीक है। और प्लांट्स द फ्लावर क्लोज आफ्टर द सनसेट, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद है जैसे कि एक प्लांट है ना, टच मी नॉट करके एक ना प्लांट होता है, अगर आप उसको टच करो ना तो उसकी जो लीव्स क्लोज टू फोल्ड व्हेन द समवन टच देम, यानी कि इस प्लांट को अगर आप कोई भी टच करता है ना तो इसकी जो लीव्स होती है ना वो ऐसे अंदर को क्या होने लगती है, फोल्ड होने लगती है। तो यानी कि ये भी क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। जब तक आप टच नहीं करोगे तब तक उसकी पत्तियां जो है खुली रहेंगी, जैसे ही आप उसको टच करोगे यानी कि उसके एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, वैसे ही उसकी जो पत्तियां होंगी ना वो सिकुड़ने से लग जाएंगी, अंदर की तरफ को मुड़ने लग जाती हैं। दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स चेंज इन देयर सराउंडिंग। तो ये सब एग्जाम्पल थे कि प्लांट भी जो अपने अराउंडिंग में जो चेंजेस आते हैं उसके बदले में क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि प्लांट भी क्या करते हैं, स्टिमुलाइज करते हैं। तो यहाँ पे ना एक एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, प्लेस टू द एक ना आपने गमला लेना है, उसमें एक प्लांट लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उस प्लांट को आपने कहाँ रखना है, विच ऑफ द सनलाइट एंटर सम टाइम ड्यूरिंग, तो विंडो के पास रखना है, अपनी कमरे की एक विंडो के पास रखिए जहाँ पे थोड़ी बहुत क्या होती है, सनलाइट आ रही हो, ठीक है। तो सनलाइट से थोड़ा सा दूर करके रखना है, लेकिन इतना हो कि भी सनलाइट उस पर पड़नी चाहिए, ठीक। और आप इसमें क्या दें, पानी दें कुछ दिनों तक। डज द प्लांट ग्रो अपराइट, आपने नोटिस करना है कि ये प्लांट ग्रो कर रहा है, अगर इसकी ग्रोथ है वो क्या ऊपर की तरफ है, लाइक अ प्लांट आउट इन द ओपन। नोट द डायरेक्शंस ऑफ द विच ऑफ द बैंड इफ, ठीक है। आपने ना इसकी डायरेक्शन चेक करनी है कि भी ये जो ग्रोथ कर रहा है ये अपराइट यानी कि ऐसे ऊपर की तरफ कर रहा है, या फिर ऐसे कर रहा है, या फिर ऐसे कर रहा है, या तो सन की तरफ मूव हो रखा है या सन के अपोजिट साइड मूव हो रखा है। तो इसकी डायरेक्शंस को आपने चेक करना है। तो हमने यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखी है आपको इसमें, कि भी यहाँ पे देखो ऐसे कमरे के अंदर प्लांट रखा हुआ है, उसमें पानी दिया, कुछ दिनों बाद इसमें ग्रोथ होना शुरू हुआ। तो उसकी जो ग्रोथ थी ना, हमने देखा कि जो प्लांट की जो वो थी टहनियाँ थी वो कहाँ मूव कर रही थी, सन की, जहाँ सन से लाइट आ रही थी उस साइड को मूव कर रही थी, यानी कि ये रिस्पॉन्स दे रही थी सन से आने वाली लाइट की तरफ को। तो इससे भी पता चलता है कि जो ऑल प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुलाइज करते हैं। तो यहाँ पे ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करते हैं, अपने आसपास होने वाले चेंज के प्रति क्या करती हैं, रिस्पॉन्स करती हैं। फिर है आपका एक और करेक्टर है, ये भी करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगला करेक्टरिस्टिक है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रेशंस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो एक्सक्रेशन करते हैं। एक्सक्रेशन का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे ना उनकी जो बॉडी होती है ना वो अपनी बॉडी के अंदर क्या करती है, वेस्ट को प्रोड्यूस करती है, और वो वेस्ट जो होता है वो हमें अपनी बॉडी से ना बाहर निकालना पड़ता है। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सक्रेशन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया भी कि ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है। नॉट ऑल द फूड दैट आर ईटन इज़ अ कम्प्लीटली, यानी कि खाने के जरिए के साथ साथ क्या होता है, ये जो खाना होता है ये हमारा जो बॉडी होती है उसको क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है। डाइजेस्ट करने के बाद जो उससे एनर्जी मिलती है, यूज टू ओनली पार्ट ऑफ द यूटिलाइज बाय द बॉडी। तो हमारी बॉडी जो होती है इसके जो भी खाना होता है ना उसका जो भी मेन जो भी यानी कि उससे मिलने वाले प्रोसेस तत्व होते हैं उनको क्या कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। लेकिन कुछ पार्ट जो होता है उस फूड का बचा रहता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। वट हैपन टू द रेस्ट यूज्ड ओनली द पार्ट ऑफ द यूटिलाइज बाय द बॉडी, ठीक है। तो जो भी हमने खाना खाया होता है उससे जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी जो होती है, हमारे बॉडी जो हमारे डेली के वर्क होते हैं उसमें यूटिलाइज हो जाती है। लेकिन जब हमने खाना खाया होता है ना उस खाने से कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है वो वेस्ट के रूप में हमारी बॉडी में रह जाती हैं, ठीक है। तो दिस हैपन टू द रिमूव फ्रॉम द बॉडी
एज अ वेस्ट। तो ये जो होता है ना हमारी बॉडी का वेस्ट होता है और जिसको हमें क्या करना पड़ता है, अपनी बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसके बॉडी में जो वेस्ट होगा ना उसको वो रिमूव करना ही पड़ता है। आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अ अदर लाइफ प्रोसेस आल्सो। तो हमारी बॉडी जो है ना, अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो ना लाइफ प्रोसेस चल रहे होते हैं, जैसे हम सांस ले रहे होते हैं, हमारा ब्लड जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, हमारी सेल्स जो होती है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए अलग अलग काम कर रही होती है। तो इन सब कामों के ज़रिए ना कुछ वेस्ट जो होता है वो हमारी बॉडी में बन जाता है और जिसको हमें बाहर निकालना होता है। जैसे कि हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है ना उसको बाहर छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी का एक टाइप का वेस्ट है। ऐसी जो हमने खाना खाया होता है तो जो यानी कि जो न्यूट्रिशन होते हैं वो तो हमारी बॉडी में चले आते हैं, लेकिन जो वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, गेटिंग टू द रीड एंड द वेस्ट बाय द ऑर्गेनिज्म इज नाउ एज अ एक्सक्रेशन। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सक्रेशन बोला जाता है। देखो यहाँ से आपकी एक डेफिनेशन बनेगी एक्सक्रेशन की, द प्रोसेस ऑफ द गेटिंग रीड ऑफ द वेस्ट बाय द ऑर्गेनिज्म इज नाउ एज अ एक्सक्रेशन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रेशन बोला जाता है। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक्सक्रेशन करता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन्स हो, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है कि डू प्लांट आल्सो एक्सक्रिएट। हाँ जी, प्लांट भी जो होते हैं वो एक्सक्रिएट करते हैं, दे डू बट नॉट आर सीन इन एनिमल, लेकिन एनिमल्स के जैसे नहीं। ठीक है, जो एनिमल्स आपको पता है कि भी जो एनिमल्स होते हैं वो गोबर के ज़रिए जो है वो अपने वेट्स निकालते हैं। हम लोग सुबह यूरिन पास करते हैं या पोटी चले जाते हैं, तो ये भी हमारा एक टाइप का वेस्ट, ये भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो ऐसे क्या प्लांट भी वेस्ट वो करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। हाँ, प्लांट भी एक्सक्रीशन करते हैं। आपने देखा होगा कई प्लांट में पत्तियाँ जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं और पीली पड़ने के बाद वो क्या होती है, प्लांट से अलग हो जाती है। तो वो जो पीली पत्तियाँ होती हैं ना वो प्लांट्स की क्या होती है, वेस्ट मटेरियल होता है। इसके अलावा प्लांट्स भी क्या करते हैं, आपको रेस्पिरेशन बताया था, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्लांट का जो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट की क्या है, वेस्ट मटेरियल है जो वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा एक गोंद टाइप का एक लिक्विड होता है जो कि कई प्लांटों के बॉडी में से रिलीज़ होता है। कई प्लांट जो होते हैं ना अपनी बॉडी में से एक लिक्विड रिलीज़ करते हैं जो कि आगे उसमें जाके जम जाता है, वो गोंद जैसा लगता है। तो वो जो गोंद है ना ये खाने के काम भी आता है और भी कई काम आता है। तो ये जो गोंद है ये भी क्या एक टाइप का वेस्ट है प्लांट का। इसके अलावा कई प्लांट जो होते हैं अगर आप तोड़ो ना तो उसमें से दूध निकलता है, तो वो दूध भी जो है ना उन प्लांटों का वेस्ट मटीरियल होता है। तो इसका मतलब प्लांट भी जो है अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालते हैं, यानी कि प्लांट भी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें जो एक्सक्रीशन है वो एक और करेक्टर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें ये बात तो जरूर होगी कि वो सभी क्या कर रहे होंगे, एक्सक्रीशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगला करेक्टर है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड्स। यानी कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो अपने जैसे जीव को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, यानी कि अपने जैसे बेबी को पैदा करते हैं। जैसे कि इंसान जो है वो इंसान को पैदा करता है, अगर काऊ होती है तो वो काऊ को पैदा करती है ना, और डॉगी जो होता है वो डॉगी को पैदा करता है। तो हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जैसे ही जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको पैदा करता है, और इसी को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शंस बोला जाता है। जैसे कि अब ये यहाँ पे क्या है कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शंस करते हैं। जैसे कि कुछ वो होते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके बर्ड्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखा भी रखा है, वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं और उन्हीं अंडों में से उनके क्या निकलते हैं, उनके जैसे बच्चे निकलते हैं जो दिखने में उनके जैसे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही लेकिन अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि देखो, हैव यू एवर सीन द नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक अ पिजन, मैना, मैनी बर्ड्स हैव एंड ले अ एग्स। ज़्यादातर बर्ड जो होते हैं वो अंडे देते हैं इन अ नेस्ट, सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ द दैम। और इन्हीं अंडों में से क्या होते हैं, बच्चे निकल के आ जाते हैं। जब ये टूटते हैं तो इनमें से इन्हीं के जैसे बच्चे निकल के आते हैं। जैसे कि भी अगर आपका पीजन है तो पीजन के अंडे में से पीजन ही निकलेगा,
है ना। काऊ है तो काऊ के अंडे से क्रो है तो क्रो के अंडे से क्रो ही निकलेगा, और ऐसी तोता है तो तोता के अंडे से तोता ही निकलेगा। तो उनके जैसा ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो पैदा होता है, इसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शंस कहते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ऑन, अब देखो यहाँ पे दे भी रखा है, एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड्स द मेड ऑफ द रिप्रोडक्शंस मे बी द डिफरेंट। अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अभी कुछ लोग, कुछ जो होते हैं वो अंडे देते हैं, और कुछ जो अपने जैसे ही यंग वन को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। इट्स अ डिफरेंट एनिमल्स, सम ऑफ द एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वन थ्रो एग्स। कुछ जो होते हैं अपने जैसे यंग वन को अंडे के द्वारा पैदा करते हैं। सम एनिमल गिव बर्थ, और कुछ एनिमल जो होते हैं वो बर्थ टू द यंग वन, अपने जैसे को बर्थ देते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन जो होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, वो क्या देते हैं, अपने जैसे ही जीव को पैदा करते हैं। प्लांट आल्सो द रिप्रोड्यूस, क्या प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं? हाँ जी, प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं। लाइक एनिमल्स प्लांट आल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ द प्रोडक्शन। लेकिन प्लांट जो होते हैं वो अलग तरीके से रिप्रोडक्शंस करते हैं। प्लांट जो होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, है ना। मैनी प्लांट्स ऑफ द रिप्रोड्यूस थ्रो सीड्स, ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो सीड्स से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शंस करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, आप किसी भी प्लांट के सीड को बोते हैं तो एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो बीज से उगते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि उन्हीं के ही पार्ट से उग जाते हैं। जैसे कि आप गुलाब को ले सकते हो, गुलाब का जो पौधा होता है उसके आप क्या ले सकते हो, उसकी कोई भी टहनी को काट के आप लगाओ तो एक नया गुलाब का पौधा बन जाता है। ऐसे कई सारे प्लांट है जिसकी आप टहनी तोड़ के लगाओ तो एक नया प्लांट क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। तो इसका मतलब कि भी ये अपनी बॉडी से भी क्या करते हैं, प्लांट को रिप्रोडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ज़्यादातर प्लांट होते हैं वो बीज से रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि आपने देखा था पीछे की वीडियो में, जो सीड से वो जर्मिनेट हो रहे थे, है ना। तो जर्मिनेशन का मतलब होता है भी किसी भी नए प्लांट की शुरुआत होना। तो जर्मिनेट में क्या होता है कि प्लांट के अंदर से एक वाइट सा ग्रो करना शुरू करता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाती है और लीव्स निकलना शुरू होती है और एक नए प्लांट की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरीके से जो आपका सीड्स होता है वो क्या करता है, जर्मिनेट करता है। विच ऑफ द जर्मिनेट एंड द ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ठीक है, जर्मिनेट होकर एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन कर रहा है कौन, प्लांट। सम प्लांट, ये मैंने बता ही दिया। अब जैसे यहाँ पे ना इन्होंने पोटैटो के बारे में बता रखा है। पोटैटो जो होता है ना, आप अपने घर में भी देखना, कभी कभी पोटैटो ना पुराने हो जाते हैं ना, तो उसके अंदर से ना वाइट रंग की ना वो निकलने लग जाती है, जड़ें निकलने लग जाती है। अगर आप उन जड़ों को उगा दो ना तो उसे एक नया प्लांट बन जाता है। यानी कि जड़ वाला जो भी आपका पोटैटो होगा ना, जिसके अंदर वाइट की जड़ें आ रही होंगी, उसको अगर आप मिट्टी में दबा दोगे तो वो एक नए प्लांट के रूप में जो है बन के आ जाएगा और उससे आपको काफ़ी सारे पोटैटो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से पोटैटो जो है वो जो है अपने जैसे प्रोडक्शंस करता है, अपने जैसे प्लांट को प्रोड्यूस करता है। प्लांट आल्सो द रिप्रोड्यूस थ्रो कटिंग के द्वारा भी जो होते हैं प्लांट जो होते हैं रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। वुड यू लाइक टू ग्रो प्लांट इन हिज योर सेल्फ इन दिस वे टू, हाँ, हमने अपने घर में कई बार लगाए हैं प्लांट जो कि कटिंग से उग जाते हैं। तो यहाँ पे ना एक कटिंग का प्रोसेस दे रखा है कि भी टेक अ कटिंग फ्रॉम द रोज़ या मेहंदी के प्लांट की कटिंग लीजिए और उसको मिट्टी में दबा दीजिए। कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि एक नया प्लांट जो है वो उसी के जैसा प्लांट हो गया। अगर आपने रोज़ की कटिंग ली तो रोज़ प्लांट तैयार होगा। अगर आपने मेहंदी के कटिंग ली थी प्लांट की तो उससे आपका मेहंदी का ही प्लांट तैयार होगा। फिर है यहाँ पे ग्रो इनटू द प्लांट। लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आपका आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड्स थ्रू द रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसे जो जीव है उनको उत्पन्न करते हैं, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट्स टेक प्लेस इन द मैनी डिफरेंट वे फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शंस करते हैं, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब आता है आपका एक और करेक्टरिस्टिक, ठीक है, एक और करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो कह रहे हैं कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मूव करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इन चैप्टर 8 वी डिस्कस इन द वेरियस वे टू विच एनिमल मूव। हमने अलग अलग तरीके से 8वें चैप्टर में पढ़ा था कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। जैसे कि कुछ तो क्या होता है चल के मूव करते हैं, कुछ रेंग के मूव करते हैं, है ना, कुछ जंप करके मूव करते हैं। तो उनकी मूवमेंट जो थी वो अलग अलग थी। द मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस एंड आल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट, ठीक है, शो अदर बॉडी मूवमेंट। उनकी मूवमेंट भी हमने 8 चैप्टर में पढ़ी थी। बट अबाउट द प्लांट, अब प्लांट कैसे मूव करते हैं प्लांट, तो जबकि अभी हमने कहा कि क्या सारे ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं, तो लेकिन प्लांट भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन प्लांट तो मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्लांट जो होता है वो ज़मीन के साथ क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। डू दे आल्सो मूव,
प्लांट आर द जनरली अनचर्ड इन अ सॉइल। हमें पता है कि जो प्लांट है वो ज़मीन में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, ज़मीन के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, तो वो मूव नहीं करता। दे डू नॉट मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। हाउ ओवर द वेरियस सब्सटेंसेज लाइक अ वाटर, मिनरल्स एंड द फूड्स सिंथेसिस बाय देम टू मूव फ्रॉम द वन पार्ट टू द प्लांट। तो फिर किस तरीके से प्लांट जो है वो वाटर, मिनरल्स और फूड को लेता है, सिंथेसिस करता है। तो जो वाटर होता है और जो मिनरल्स होते हैं ना, वो प्लांट को मिट्टी के ज़रिए ही मिल जाते हैं। मिट्टी के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, वो प्लांट की जड़ें क्या करती है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और प्लांट के बाकी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करती हैं। और ऐसी लीव्स क्या करती हैं, जो खाना है उसको बनाती है और प्लांट के बाकी पार्टों में दे के आने का काम भी होता है इसके अंदर। तो इस तरीके से यानी कि जो प्लांट है वो एक ही जगह खड़ा होके रहे ही क्या कर सकता है, अपने सारे प्रोसेस पूरे कर लेता है। यानी कि खाना, ज़मीन से मिट्टी लेने, पानी लेने का, मिनरल्स लेने का, सभी काम वो अपनी रूट से करता है। तो मूव द फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट, ये हो गया। हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट, ओपनिंग द, क्लोजिंग एंड द फ्लावर। क्या आपने और कोई प्लांट, हाँ देखिए हमने मूवमेंट, जैसे कि प्लांट जो होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं, खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, ठीक है, और नई नई लीव्स जो होती है वो आती है और वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो ये भी क्या है, एक टाइप की मूवमेंट होती है। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स ऑफ द शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाइज। इसके अलावा हमने स्टिमुलाइज के बारे में पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं वो स्टिमुलाइज करते हैं, मतलब कि रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि जहाँ सनलाइट होती है उस तरफ को मूव कर लेते हैं। जैसे आपने सनफ्लावर देखा है, सनफ्लावर ऐसा वो है, फ्लावर है जो सन की दिशा में ही मूव करता है। यानी कि अगर सन इस साइड है तो वो उस साइड देखेगा, जिस साइड सन होगा उस साइड उसकी मूवमेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सन क्या करता है, प्लांट जो होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट जो होती है वो थोड़ी अलग तरीके टाइप की होती है। तो वी आल्सो हैव टू सम नॉन लिविंग थिंग्स मूव ऑफ कोर्स। इसके अलावा हमने कई नॉन लिविंग थिंग्स है उनको भी मूव करते हुए देखा है, जैसे कि कार, बस, है ना, इनको भी हमने मूव करते हुए देखा है। लेकिन इनमें और हमारी मूवमेंट में डिफरेंसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि फिर भी हमें और इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि जितने भी हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनको खाने की ज़रूरत होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिक्रेशन करते हैं, वो रिप्रोडक्शंस करते हैं और क्या कहते हैं, स्पेयर करते हैं। लेकिन अगर हम बस को देखें या कार को देखें, वो मूवमेंट तो कर रही है लेकिन इनको खाने की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उनको रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये हम इनमें और हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें फ़र्क है। बस डिफरेंसेस काफ़ी डिफरेंसेस हैं। बस मेन जो मिलता है वो क्या है कि ये दोनों ही मूवमेंट कर सकते हैं। बस भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, कार भी जा सकती है और हम भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग हैं। ये नॉन लिविंग थिंग है और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ द पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन द अदर। इसके बाद हमने क्लाउड्स भी देखेंगे। क्लाउड जो होते हैं वो भी अपना साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, और वो भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन इनको ना ये प्रोडक्शन नहीं करते हैं, इनको फूड की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट नहीं किए जा सकते। डिफर दीज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है, इसलिए इनकी जो मूवमेंट है वो लिविंग बीइंग से क्या है, डिफरेंट है। देयर इज सच एज अ वेराइटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल देम शो सम कॉमन कैरेक्टर्स। हमने यहाँ पे बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी पढ़ी, लेकिन इसमें कई सारी बातें जहाँ थी, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थी वो थी कॉमन थी। अब कौन सी कॉमन कैरेक्टर थे इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो वो हम पढ़ते हैं। वी हैव टू डिस्कस येट अनदर कॉमन कैरेक्टर्स इज द लिविंग बीइंग डाई। जैसे कि सभी लिविंग बीइंग जो होते हैं वो डाई होते हैं, मतलब कि मरते हैं। बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, तो सभी ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या करेंगे, डाई करेंगे, मतलब कि मर जाएंगे एक दिन, ठीक है। particular types of organism can survive over the thousand of year only if they reproduction their own kinds। कई सारे जो वो होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 1000 सालों तक रह सकते हैं। बस ये है कि वो अपने रिप्रोडक्शंस करें। रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लंबे समय तक रहता है, 1000 सालों तक रह सकता है। जैसे कि अगर एक यानी कि रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, वो
खुद तो मर जाता है लेकिन अपने द्वारा वो एक नया जीव उत्पन्न कर जाता है जो बिल्कुल उसके जैसा देखने में होता है। तो इस तरीके से जो भी कोई वो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो 1000 सालों तक क्या है रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। अगर वो क्या करता है रिप्रोडक्शंस करता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो जीव वहीं का वहीं रुक जाएगा, उसकी जो स्पीशीज़ होगी वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगी अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर टू रिप्रोडक्शंस बट द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिट ओनली द इफ देयर रिप्रोडक्शंस, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो डाई कर जाता है तो उसकी जो रिप्रोडक्शंस होती है वो रुक जाती है और उसकी जो प्रजाति होती है वहीं पे रुक जाती है। लेकिन अगर वो रिप्रोडक्शंस करता है तो उसकी प्रजाति उसके मरने के बाद भी क्या रहती है, मौजूद रहती है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे है वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू द हैव द सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। हमने देखा कि जितने भी लिविंग थिंग्स है उसमें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स थे। दे ऑल नीड, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है, रेस्पायर करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाइज के प्रति स्टिमुलाइज करते हैं और रिप्रोडक्शंस करते हैं, शो इन अ मूवमेंट ऑफ द ग्रो एंड डाई। और सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं और मूवमेंट करते हैं और क्या करते हैं, मरते भी हैं। तो ये सारे जो है कॉमन करैक्टर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। वहीं दूसरी तरफ डू वी फाइंड द सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट द आल्सो शो सम ऑफ दीज करेक्टर्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें क्या करेक्टर्स होते हैं, तो जो ये वाले करेक्टर हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में करेक्टर नहीं होते, जैसे कार, बाइसिकल, क्लॉक्स एंड द वाटर इन द रिवर मूव टू मून move in the sky and cloud grow in the size right in the front of our eyes can you such as a things called a living। नहीं, हम इनको लिविंग नहीं कहेंगे क्योंकि इन सब के पास वो करेक्टर नहीं है जो कि ये वाले करेक्टर, यानी कि ये सभी चीज़ें जो है रिस्पॉन्स नहीं करती स्टिमुलाइज के प्रति और रिप्रोडक्शन नहीं करती है और ग्रो नहीं करती है, डाई नहीं करती है और इनको फूड की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं रखेंगे, इनको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखेंगे। फिर डू दीज ऑब्जेक्ट ऑल आल्सो शो ऑल ऑफ द करेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर नहीं दिखाते, कुछ एक दिखा देते हैं लेकिन सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर थे वो इसमें नहीं होते नॉन लिविंग थिंग्स में। In a generally sometime that is a living may have to all characters that we have to discuss, while non-living things may not show all these characters at the same time. It is also true. Do we also find that is the living things definitely show in all the characteristics of the living that we have to discuss। जितने भी हमने अभी characters discuss करे living things के वो सभी living things में पाए जाएंगे। Do we also find the non-living things may show only some of these character and never all डैम। लेकिन कई कई जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना उसमें भी कुछ करेक्टर पाए जाते हैं लेकिन सारे करेक्टर नहीं पाए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि बस और कार क्या करती है, मूवमेंट करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ऐसी जो आपके ऑर्गेनिज्म भी होते हैं ना वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन फिर भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने सारे करेक्टर्स आपको हमने पढ़वाए हैं वो सारे करेक्टर नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होंगे। कुछ एक आधा जरूर आ जाएगा लेकिन सारे करेक्टर्स इसमें नहीं होंगे, इसलिए ये डिफरेंस आ जाता है लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। ठीक है, सबसे बड़ा जो डिफरेंसेस है वो ये है कि अगर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स जो होती है उसको फूड चाहिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स को फूड नहीं चाहिए होता। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो होती है रेस्पायर करती है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है रेस्पायर नहीं करती है। फिर उसके बाद लिविंग थिंग्स जो होती है वो रिप्रोडक्शंस करती है और नॉन लिविंग थिंग्स जो रिप्रोडक्शंस नहीं करती है। चौथा जो मेन कैरेक्टर है वो है एक्सक्रेशन। जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी ना वो एक्सक्रेशन करेंगी जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो एक्सक्रेशन नहीं करेंगी। तो ये कुछ मेन कैरेक्टर है जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंसेस दिखाते हैं। फिर हम इधर आते हैं, यहाँ पे ये वाला तो हमारा सारा काउंट हो गया ना। यहाँ पे नीड टू फूड, फिर होल प्लांट डिड यू सीड। अब यहाँ पे ना एक और बात बोली गई है कि भी द अंडरस्टैंड द लिटल ऑब्जेक्ट बेटर लेट ऑफ द लुक एट द स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ द कंसाइडर्ड एनी सीड से मूंगा इज़ अ लिविंग थिंग्स। क्या जो आप ना सीड ले, क्या सीड को आप लिविंग थिंग कह सकते हो? हाँ जी। यहाँ पे हमारा क्या है कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीड को लिविंग थिंग कहेंगे या नॉन लिविंग थिंग। तो जब तक सीड आपका ऐसे ही पड़ा हुआ है यानी कि आपने ऐसे ही रखा हुआ है तो वो आपका नॉन लिविंग थिंग होगा। लेकिन जब आप सीड को किसी मिट्टी में
दबा देते हो, उसमें वाटरिंग करते हो, तो वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो क्या बन जाता है, लिविंग थिंग्स बन जाता है। तो मिट्टी में नहीं रखोगे तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है, मिट्टी में रखोगे तो लिविंग थिंग्स होगा। स्टे इन द शॉप, जब तक वो शॉप में पड़ा है, महीनों तक आप शॉप में रखो तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, उसको कोई खाने की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप उसको मिट्टी में डालोगे तो वो ग्रोथ करना शुरू कर देगा। ग्रोथ ऑफ द सम ऑफ द अदर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, हाउएवर द ब्रिंग टू सेम सीड इन द प्लांट इनटू द सॉइल, यानी कि उसी सीड को अगर आप मिट्टी में डालोगे तो वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर एंड द टर्न टू इनटू द होल प्लांट। ड्यू टू द सीड नीड फूड, डिड इट द एक्सट्रेट, हाँ जी, जो सीड है वो क्या करेगा, यानी कि उसको फूड की ज़रूरत भी होगी और उसको एक्सट्रेट भी करेगा, ग्रो इन और ग्रोथ भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा। व्हेन इट वॉज द शॉप ऑफ द मैनी मंथ, लेकिन अगर वो मंथ शॉप में रखा, आप इसको महीनों तक शॉप में रख लो तो ये सारे करेक्टर्स वो नहीं दिखाएगा, कि ना तो उसको खाने की ज़रूरत होगी, ना ही वो उसको पानी की ज़रूरत होगी, ना वो ग्रोथ करेगा और ना ही वो रिप्रोडक्शंस करेगा। ठीक है, जब तक वो दुकान में पड़ा हुआ है, शॉप में पड़ा हुआ है। जैसे मिट्टी में आप उसको डालोगे तो वो ग्रोथ करना शुरू कर देगा। वी सी दैट देयर कैन बी द case when we cannot easily say that the things has all characteristics that we have to discuss for it be called a living। तो थोड़ा सा यानी कि कई जगहों पे मुश्किल भी हो जाता है कि ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे कि अभी हमने सीड के बारे में बात करी कि शॉप में जब तक अब रखा है तब तक तो वो नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट हो रहा है, लेकिन जैसे आपने उसको मिट्टी में बोया तो वो लिविंग थिंग्स में काउंट होना शुरू हो जाएगा। बट दैम इज़ अ लाइफ, तो पुश यूर हैंड डीप इनसाइड द सैक ऑफ वीट। आप क्या करें, एक वीट का ढेर है, यानी कि ढेरी लगी है, जो आपका गेहूं होता है ना, गेहूं का एक ढेर लगा हुआ है, उसमें आप ना हाथ डालें तो आपको ना एक गर्माहट सी महसूस होगी। तो ये जो गर्माहट होते हैं ना, ये वीट के उसकी होती है, सीड्स की जो होती है ना, वो उनकी गर्माहट होती है। तो यानी कि ये पता चलता है कि इनके अंदर से हीट निकल रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट हो रहे होंगे। डू यू फाइंड द वार्म इनसाइड, तो आपने देखा होगा कि फील किया होगा कि इसके अंदर की तरफ को आपको क्या लग रही है, गर्मी लग रही है। जब आप किसी भी अनाज की ढेरी में हाथ डालते हैं तो आपको गर्माहट महसूस होती है। सम ऑफ हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ द वीट, द सीड रिस्पेयर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट द सम हीट। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो सीड्स हैं, यानी कि गेहूं के बीज हैं जो ढेरी लगी हुई है, वो सारे के सारे सीड क्या कर रहे हैं, रिस्पेयर कर रहे हैं, और उसी की वजह से क्या हो रही है, वहाँ पे गर्माहट हो रही है। तो अब रिस्पेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है, we see that the respirations is process that take place to seed even when the sum of the other life process may not not be very active. It may be not be very easy to answer our questions when it's live. However, the looking at all diversity of the living being around us, we can कंक्लूड दैट लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल। तो यानी कि वही है कि भी अभी देखो हमने बीज के बारे में बात करी, हम कह रहे हैं बीज जो है वो क्या कर रहे हैं, रिस्पेयर कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे सांस ले रहे हैं, तभी तो वो वहाँ पे आपको हीट महसूस हो रही है। आप किसी भी गेहूं के बोरे में अगर हाथ अंदर तक हाथ डालोगे ना, तो आपको ना काफ़ी गर्मी सी महसूस होगी आपके हाथ में। तो इसका मतलब क्यों, वो गर्मी कहाँ से आ रही है, तो जितने भी ये सीड्स हैं, यानी कि गेहूँ के जो बीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। उसी सांस लेने और छोड़ने की वजह से क्या हो रही है, उसमें गर्माहट पैदा हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लिविंग है। तो यही चीज़ें बताती हैं कि भी हम ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कौन सी लिविंग है कौन सी, फिर भी हमने कई सारे करैक्टर रखे हुए हैं किसी भी चीज़ को लिविंग में या नॉन लिविंग थिंग में बांटने के लिए। तो यहाँ पे गेहूं के लिए हम क्या कह सकते हैं कि इसमें एक तो करैक्टर्स है जो दिख रहा है गेहूं के अंदर, गेहूं के दानों के बीच में, कि ये क्या कर रहे हैं, रिस्पेयर कर रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट नहीं कर रहे, ये खाना नहीं खा रहे हैं, है ना, और ये एक्सक्रीशन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये नॉन लिविंग थिंग में भी काउंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे थोड़ा कन्फ्यूज़न सा आ रहा है। और लेकिन अगर हम देखें तो लाइफ जो है बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहीं तक आपका चैप्टर था। इसमें हमने चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि किसी भी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग थिंग में बताती है कि ये चीज़ लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये सारे कैरेक्टर हमने पढ़े थे लिविंग थिंग्स के। ठीक है,
इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था इसमें, पीछे अगर हम देखें, हमने हैबिटेट पढ़ा था सबसे पहले कि अलग अलग टाइप के हैबिटेट होते हैं। 3 टाइप के हैबिटेट होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट और नहीं, हमने एक पढ़ा था हमने यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पढ़ा था, एक हमने एक्वेट हैबिटेट पढ़ा था और 2 ही हैबिटेट पढ़े हैं शायद हमने यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, तो 2 टाइप के हैबिटेट पढ़े थे हमने, एक वाटर वाले और एक लैंड वाले। तो ये चैप्टर आपका आज ख़त्म हो चुका है। इसमें काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आपने इसके सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से खुद निकालने हैं। चैप्टर को रीड जरूर करना है, रीड करने पर आपको इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे।